एमए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और लक्षणों अथवा विशेषताओं को देखा था। आज हम विकास में सामाजिक संरचना की भूमिका पर अध्ययन करेंगे। यद्यपि आप फर्स्ट ईयर में सामाजिक संरचना को पढ़कर आए हैं, किंतु हमने उस समय केवल मूल अवधारणात्मक स्पष्टीकरण को ही जाना था। अब हम देखेंगे कि सामाजिक संरचना की विकास में क्या भूमिका है। विकास में सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भूमिका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। यदि सामाजिक संरचना विकास को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है तो इसे इसकी सकारात्मक भूमिका कहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि सामाजिक संरचना विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करती है तो इसे इसकी नकारात्मक भूमिका कहा जाता है। विकास में सामाजिक संरचना की भूमिका को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है विकास के साधक के रूप में संरचना। सामाजिक संरचना विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि सामाजिक संरचना सभी सदस्यों को आगे बढ़ने हेतु समान अवसर प्रदान करती है तो उनमें अनुपालन अथवा अनुरूपता विकसित होती है। यह अनुपालन सरकार को वैधता प्रदान करता है तथा नागरिक सरकार द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को अपने हित में मानकर पूर्ण सहयोग देते हैं। अनुपालन सामाजिक जीवन को सुविधाजनक बनाता है, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान केवल आदर्श ही नहीं हैं, वरन वे व्यक्तियों के बीच पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों का भी निर्धारण करते हैं। इसलिए अनुपालन के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की रक्षा संभव है। इसके द्वारा सामाजिक जीवन में विरोध पैदा नहीं होते और जीवन भी सुविधामय होता है। इतना ही नहीं, विकास हेतु सामाजिक संरचना में स्थायित्व भी अनिवार्य है। यह स्थायित्व भी उन संरचनाओं में अधिक पाया जाता है जो अपने सदस्यों के विचलित व्यवहार को तो प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं तथा उनमें अनुपालन विकसित करती हैं। सामाजिक अनुपालन समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में सहायता प्रदान करता है। इससे विकास कार्य सतत रूप से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक संरचना में खुलापन भी विकास में सहायक है। यह खुलापन व्यक्तियों को निरंतर परिवर्तन हेतु प्रेरित करता रहता है तथा वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु परिवर्तन एवं विकास को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। किसी भी विकास कार्य हेतु व्यक्तियों में ऐसी मानसिकता का पाया जाना आवश्यक है जो उन्हें कार्य को सफलता तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करे। परंपरागत रूप से भारतीय सामाजिक संरचना का स्वरूप जाति व्यवस्था के कारण बंद था। इसलिए भारत में परिवर्तन एवं विकास की गति काफ़ी धीमी थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय सामाजिक संरचना में जो खुलापन आया उसने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक संरचना में पाए जाने वाले संगठनों की प्रकृति भी विकास को प्रभावित करती है। इस दृष्टि से तार्किक उपयोग से संबंधित संगठन, वित्तीय संगठन तथा आवागमन एवं संचार संगठन महत्वपूर्ण हैं। यदि
साधनों का उपयोग सुनियोजित, लक्ष्यबद्ध एवं बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया जाता है, वित्तीय संगठन तथा आवागमन एवं संचार विकसित हैं, तो विकास द्रुत गति से होता है। सामाजिक संरचना में विद्यमान संस्थात्मक व्यवस्था, कानून एवं नियमों का ताना बाना आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। समाज में व्यवस्था एवं परिवर्तन में सामंजस्य पाया जाता है तथा शिक्षा, आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के उपयोग पर आधारित है, तो यह विकास में सहायक है। इसलिए यह माना जाता है कि विकास हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे विकास के बाधक के रूप में संरचना। अनेक बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक संरचना विकास के निरोधक के रूप में कार्य करती है। यदि सामाजिक संरचना समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन देने वाली नहीं है, तो वह कदापि विकास को प्रोत्साहन नहीं दे सकती। जातिगत असमानताओं से जकड़े भारतीय समाज में विकास की गति अत्यंत धीमी रही है। समाज के संपन्न वर्ग नहीं चाहते कि पिछड़े हुए वर्गों का इतना अधिक सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके कि वे बराबरी की ओर आ जाएं। इसलिए वे ऐसे विकास को ही क्रियान्वित नहीं होने देना चाहते जो उनकी पहले से मजबूत स्थिति को बनाए रखने में सहायक हो। क्रियान्वित होने देना चाहते हैं जो उनकी पहले से मजबूत स्थिति को बनाए रखने में सहायक हो। यदि विकास कार्य पिछड़े वर्गों के उत्थान में सहायक होने लगते हैं, तो संपन्न वर्ग इन कार्यों को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। भारत में ग्रामीण विकास एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। आज़ादी के 6 दशक पूरे होने पर भी अमीर और गरीब के बीच अंतर बराबर बना रहा। इसका कारण यह है कि विकास कार्यों का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया जिन लोगों के लिए इन कार्यक्रमों या इन कार्यों को लागू किया गया है। श्यामचरण दुबे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की विकास में समीक्षा करने पर यह पाया कि ग्रामीण समाज में पहले से संपन्न वर्गों ने इतना इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग नहीं दिया है। वे इन कार्यक्रमों को विफल करने में अधिक सक्रिय रहे हैं। यदि सामाजिक संरचना अपने सदस्यों को आगे बढ़ने हेतु समान अवसर प्रदान नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में भी विकास का अवरुद्ध होना स्वाभाविक है। विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाने वाला असंतोष ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि सरकार का विकास कार्यों से ध्यान ही दूर हो जाता है। सरकार असंतोष समाप्त करने के उपायों को खोजने में ही अपना समय व्यर्थ कर देती है। अतः स्पष्ट है कि विकास की गति सामाजिक संरचना की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह विकास को बढ़ावा भी दे सकती है तथा इसे अवरुद्ध भी कर सकती है। इसी तरीके से विकास की एवं सामाजिक आर्थिक असमता। समाजशास्त्र में सामाजिक असमता के अध्ययन का केंद्रीय स्थान है
तथा इस रुचि ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंध्र बेतई के अनुसार समकालीन भारत की समस्याओं में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों की भी इसमें रुचि रही है, क्योंकि हम कठोर संस्करणात्मक समाज से एक समतावादी समाज की ओर बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। असमता का अध्ययन एक संरचनात्मक यथार्थता के रूप में किया जाता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार मुख्य रूप से जाति ही रहा है तथा जाति घनिष्ठ रूप से वर्ग एवं शक्ति से संबंधित रही है। केवल संस्कारात्मक दृष्टि से ही उच्च नहीं थी, अपितु आर्थिक दृष्टि से भी ऊंची थी तथा शक्ति की दृष्टि से भी इनका सर्वोच्च स्थान था। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम एवं बहुचर्चित विशेषता है, जो कि धर्म द्वारा पूर्णतः अनुमोदित है। यद्यपि जाति में परिवर्तन हो रहा है तथापि भारत में पाई जाने वाली असमताओं में जाति का प्रमुख स्थान है। मजूमदार एवं मदान ने लिखा है कि हिंदू सामाजिक संरचना की सबसे अधिक चर्चित विशेषता जाति की संस्था है, या इसे अधिकतर जाति व्यवस्था कहा जाता है। विश्व के अन्य हिस्सों में भी जाति पाई जाती है, लेकिन भारत में जिस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है वह अपनी कुछ अनूठी विशेषता द्वारा जानी जाती है, न कि उन विशेषताओं द्वारा जो कि अन्यत्र जाति संरचनाओं में विद्यमान है। जाति को सामाजिक संस्तरण के दूसरे रूप वर्ग से पृथक करते हुए उन्होंने लिखा है, जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात व्यक्ति इसमें पैदा होता है और किसी जाति की सदस्यता उसके लिए आजीवन होती है। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में संस्तरण है, ठीक उसी प्रकार इसमें धर्म और समाज संबंधी निर्योग्यताएं भी हैं। प्रत्येक मानव निवास की जगह में, मुख्यतः गांवों में यदि देखा जाए तो अछूतों और अन्य निम्न जातियों की निवास व्यवस्था गांवों से के छोर पर रहती थी। उनके धार्मिक और नागरिक अधिकार भी सीमित होते थे। जाति व्यवस्था में आर्थिक असमानता का भी समावेश है। जाति व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ यह भावना भी चली कि जो निम्न है उसे अधिकार भी कम होने चाहिए। आय, संपत्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी कम रही हैं। उनमें शिक्षा, दीक्षा आदि का सदा से अभाव रहा है। किसी भी संस्था या समाज की इकाई का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि वह समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। जब यही संस्था या इकाई समाज के लिए अकार्यात्मक हो जाती है तो उसे या तो नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है अथवा ऐसा न करने पर उसके विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कई बार परिवर्तन की नवीन शक्तियाँ उपयोगी संस्थाओं व इकाइयों में भी ऐसे अवगुण भर देती हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति एवं आर्थिक आधार पर हमें विषमताएं दिखाई देती हैं। थैंक यू बच्चों।